हेलो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव है वो अपने जीविका निर्वाह के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसी प्रकार पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जीवों को पोषण से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के सहारे वो अपने दैनिक जीवन के कार्य, उनके शरीर के आंतरिक भागों में जो वृद्धि तथा विकास, ये सारे प्रक्रियाएं ऊर्जा के कारण उनको मिलती रहती है। ठीक है। उसी प्रकार हरे पौधे को भी पोषण की आवश्यकता होती है। हरे पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भोजन तो हम लोग भी पकाते हैं। हम लोग जो भोजन पकाते हैं, हम लोग भोजन तैयार नहीं करते, बल्कि पौधे से बने उत्पाद जो है उसको हम स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को पकाते हैं। उदाहरण के लिए, जो आपको मालूम है कि हमें संतुलित भोजन के लिए कुछ मूल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो चावल, गेहूं, मक्का से मिलता है, वसा, तो चावल, गेहूं, मक्का ये सब पौधे से हमें प्राप्त होता है। वसा जितने भी तेली पदार्थ है, खाद्य तेल है, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी है, ये सब हमें पौधे से प्राप्त होता है। तीसरा है प्रोटीन, जो हमें विभिन्न प्रकार के दाल या अंडे, मछली, इनसे हमें प्राप्त होते हैं। ये सब जो है पौधे का ही रूप है, पौधे से प्रदान किया हुआ चीज है। पौधे जो संश्लेषण या भोजन तैयार करते हैं, इसके लिए पौधे के दो पोषक की आवश्यकता होती है। पहला होता है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पानी, खनिज लवण, जो कि पानी के साथ घुले होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जो है ये आपस में रासायनिक क्रिया करके जो यौगिक बनता है ना, वो जो यौगिक बनता है, इसको हम आगे बताएंगे आपको, वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का मतलब किस प्रकार का प्रकाश? इसको हम कहेंगे सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सूर्य प्रकाश ही क्यों? आपने ऊर्जा के एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऊर्जा के आदि स्रोत में कि सूर्य के नाभिक में से 3 अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती है। पहला दृश्य प्रकाश, दूसरा अवरक्त किरणें, तीसरा पराबैंगनी किरणें। ठीक है। इनमें से दृश्य प्रकाश जो 7 रंगों के बने होते हैं, दूसरा अवरक्त किरणें, ये 2 ही किरण हमारे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जबकि तीसरा किरण हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंतिम सीमा रेखा में एक चौड़ी गैस की पट्टी होती है, जिसको हम कहते हैं ओजोन स्तर।
है ना, ओजोन स्तर से टकरा करके ये अंतरिक्ष में चली जाती है, अर्थात अवरक्त किरणें हमारे पृथ्वी में नहीं पहुंचती है। तो ये दो किरणें सूर्य प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की आवश्यक होना जरूरी है। दूसरा होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि निर्माण करना, निर्माण करना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी चीज निर्माण करने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के लिए प्रमुख 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला पानी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पर्णहरिण और चौथा सूर्य प्रकाश। इस 4 कच्चे पदार्थ की सहायता से पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि यह क्रिया यदि हम कृत्रिम प्रकाश प्रदान करें, अर्थात सूर्य प्रकाश के जगह बिजली के बल्ब या जो टॉर्च होता है, टॉर्च का प्रकाश है, उस किरणों को दे तो ये प्रक्रिया होगी या नहीं। स्पष्ट है कि कृत्रिम जो प्रकाश है उसमें वो किरण नहीं होते हैं, अवरक्त किरण नहीं होते हैं, और दृश्य प्रकाश जो है जिसमें 7 रंग होते हैं वो नहीं होता है। इसलिए कृत्रिम प्रकाश किरणें में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव नहीं है। ठीक है। अब ये जो प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये 4 कच्चे पदार्थ आपस में क्रिया करके भोज्य पदार्थ का या कार्बनिक पदार्थ का ये निर्माण करते हैं। सूर्य प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, इसमें इसकी किरणें में 2 प्रकार की किरणें हैं। एक है अवरक्त इंफ्रारेड और दूसरा है दृश्य प्रकाश। इन किरणों में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा को हम कहते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। सूर्य के किरणों में ऊर्जा किस रूप में उपस्थित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। ये ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो यौगिक बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ये प्रकाशीय ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये परिवर्तित होते हैं। अब हम ये देखें कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहेंगे? यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव का मतलब यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। देखिए, रासायनिक क्रिया कई प्रकार के होते हैं। आपने क्या किया, कांच के गिलास में पानी लिया और उसमें आधा चम्मच नमक घोल दिए, चम्मच चला दिए, एक विलयन बना, नमक का घोल बना। ठीक है, ये भी रासायनिक क्रिया है। चूंकि ये क्रिया कांच के गिलास निर्जीव वस्तु में हो रहा है तो इसको हम जैविक क्रिया नहीं कहेंगे। तो ये जो रासायनिक क्रिया होती है ये
जीवित कोशिकाओं के अंदर रासायनिक क्रिया जब संपन्न होती है तब उसे हम कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया। हरे पौधे, यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है यह कहाँ होती है? पौधे के हरे भाग में। कुछ पौधे आपने देखे होंगे बेलनुमा होते हैं, जिसके जो बेल है वो भी हरा होता है, पत्तियां भी हरी होती है। तो हरे भाग जहां पौधे के होंगे वहां इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अक्सर ये देखा जाता है पौधे के हरे भाग जो है पत्तियां होती है, उस भाग में ये रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। अर्थात हरे पौधे पर्णहरिम या क्लोरोफिल की तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से, पौधे के जड़ से लिया गया जल और वायुमंडल से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 6 अणु CO2 प्लस 12 अणु H2O, ये रासायनिक क्रिया करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में क्रिया करके C6H12O6 6H2O प्लस 6O2, 6H12O6 इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 6 अणु पानी निकलता है और लास्ट में ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो ऑक्सीजन के आगे हमने आप एक संकेत आपको दिखाई दे रहा होगा, आसमान की ओर निर्देशित करता हुआ एक तीर, है ना। इस तीर का मतलब ये होता है कि ये जो पदार्थ बन रहे हैं ये गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, अब आगे हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में, वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हमारे पृथ्वी में जहां भी कोई भी चीज जलाते हैं धुआं निकलता है, धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव जो श्वसन क्रिया में सांस बाहर छोड़ते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पृथ्वी के किसी भाग में ज्वालामुखी भड़क उठता है, उससे भी धुआं निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में तो पहुंच जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाते हैं। ये जो पौधे हैं, पौधे आपको मालूम है जल में भी पाए जाते हैं, जल में पाए जाने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं, और स्थल में या भूमि में पाए जाने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। तो स्थलीय पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ये वायुमंडल से डायरेक्ट लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जो होते हैं जो जल के अंदर डूबे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है, क्योंकि उसका संबंध वायुमंडल से नहीं होता, वायुमंडल और पौधे के बीच में जल है ना। तो उनको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, है ना, वो उससे वो प्राप्त करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जल में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं? नदी या समुद्र के तले में कैल्शियम कार्बोनेट के खनिज होते हैं, है ना,
उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाता है और पानी में ये घुलता चला जाता है। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान दिन में ये क्रिया होती है और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के माध्यम से पत्ती की कोशिकाओं में लेते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलने लगते हैं तब सूर्य प्रकाश की जो रोशनी है वो धीमी होने लगती है। तो धीमे होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर भी धीरे धीरे क्या होते हैं, धीमे होते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सूरज डूब गया, लेकिन फिर भी पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है। सूरज डूबने के बाद अंधेरा जैसे होने को आता है, उस समय हरे पौधे की पत्तियां जो है बाहर के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देता है, लेकिन कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे ही सूरज की प्रकाश बहुत फीका हो गया, पत्ती की कोशिकाओं में दिन में जो कार्बोहाइड्रेट बना उसका विघटन या उसका टूटने की क्रिया होती है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो दो चीज बनती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बहुत डिटेल में। पहला बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनता है H2O पानी, प्लस बनता है ऊर्जा। ठीक है, तो कोशिकाओं के अंदर सायंकाल में कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, बाहर से नहीं लेते हैं। ये जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं संतुलन प्रकाश तीव्रता। संतुलन प्रकाश तीव्रता। आपने सुना होगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में चलती है ना। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। रात के समय ये क्रिया उल्टी हो जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं चलती है, बल्कि दिन में बने जो कार्बोहाइड्रेट है उसको टूटने की क्रिया होती है। टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस पानी प्लस एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो उस समय रात के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो स्टोमेटा नामक छिद्र से क्या होते हैं, पत्ती की निचली सतह से बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए पेड़ की निचली सतह में जो वायुमंडल होगा रात के समय, वहां कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। अब रात के समय पेड़ के नीचे सोने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये श्वसन क्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते, हमें चाहिए ऑक्सीजन, है ना। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कच्चे पदार्थ में
दूसरा जो कच्चा पदार्थ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो होता है पानी या H2O। आपने देखा होगा कि पौधों को यदि हम पानी नहीं देते हैं, है ना, तो वो कुछ समय के पश्चात मुरझा जाते हैं। उनकी पत्तियां, उनकी शाखाएं मुरझा जाती है। जैसे ही हम पानी डालते हैं तो उसमें तरोताजा स्थिति में आ जाते हैं, है ना। अर्थात पौधे को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये पानी मिलता कहाँ से है? भूमिगत जल से। जमीन के अंदर पौधे की जड़ें होती है, तो जड़ों की सहायता से ये पानी प्लस पानी में घुले हुए जो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हैं, वो भी जड़ के माध्यम से पौधे की पत्तियों तक पहुंचती है। ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने रासायनिक क्रिया में देख लिया होगा कि अंत में ऑक्सीजन गैस निकलता है। ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है, कैसे निकलती है? ये जो जड़ों के माध्यम से भूमिगत जल जो पत्ती की कोशिकाओं में पहुंचती है, पत्ती की कोशिकाओं में जल का क्या होता है? विघटन होता है, टूटता है, जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन पत्ती की निचली सतह में उपस्थित स्टोमेटा छिद्र के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाती है। यह क्रिया केवल दिन में ही संपन्न होती है। तीसरा जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो होता है हरित क्लोरोफिल। इसको हम कहते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम या इसको क्लोरोफिल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक। पौधे के पत्तियां अक्सर हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। पर्णहरिम ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, तीसरा ज़ैंथोफिल और चौथा कैरोटीन। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के, इनको कहा जाता है वर्णक, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट। अधिकांश पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होते हैं, जिसका रंग होता है हरा। हरे रंग के होते हैं ये, है ना। तो अधिकांश पत्तियों में हरा रंग हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल ए और बी होता है। दूसरा ज़ैंथोफिल, ये जो है ये संतरा रंग के होते हैं और कैरोटीन लाल रंग का होता है। इसके अतिरिक्त कई वर्णक और भी पाए जाते हैं, जो आप जब उच्च कक्षाओं में आप पढ़ोगे उस समय आपको पता लगेगा। आपने ये देखा होगा कि ये जो क्लोरोफिल ए और बी वाले जो पत्तियों में पाए जाते हैं हरित लवक, जो हमें हरा दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे पत्तियां हमें हरा क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे ये कारण है कि ये जो पौधे की पत्तियां हैं, इस पर दृश्य प्रकाश की 7 किरणें पड़ रही है। ठीक है।
सातों किरणें में से जो हरा रंग है, केवल ये हरा रंग को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। बाकी 6 रंग इस पत्ती के द्वारा सोख लिया जाता है। ये हरा रंग जब परावर्तित होकर के हमारे आंखों में पहुंचती है तो हमें पत्तियां हरे रंग की दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पत्तियों में क्लोरोफिल या हरित लवक के उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ आपने देखे होंगे ऐसे पौधे की पत्तियां जिसको हम कहते हैं शोभाकारी पौधे की पत्तियां, जिनके पत्तियां हरे रंग के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा पीले रंग के होते हैं, है ना, कुछ दूसरे कलर के लाल रंग के होते हैं, कत्था कलर के होते हैं, संतरा कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के पत्तियां होती है। इसको हम शोभाकारी गमलों में लगाते हैं, गार्डन में आपको देखने को मिलता है। क्या उनकी पत्तियों के रंग हरा नहीं होते हैं? क्या उन शोभाकारी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? उसमें क्लोरोफिल ए और बी नहीं है, जिसके कारण वो हरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। जवाब ये होगा कि उन पौधों में चूंकि क्लोरोफिल ए और बी नहीं है, लेकिन दूसरे रंग के वर्णक उपस्थित होते हैं, ज़ैंथोफिल या कैरोटीन, कभी कभी ज़ैंथोफिल कैरोटीन दोनों मिक्सअप होते हैं, है ना। तो चूंकि ये भी वर्णक है, इसलिए उन पौधे में भी क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चौथा जो कच्चे पदार्थ होते हैं, चौथा कच्चे पदार्थ जो होते हैं प्रकाश। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रकाश के लिए सूर्य प्रकाश का होना नितांत आवश्यक है इस संश्लेषण क्रिया के लिए। प्रकाश जो है, जैसे जैसे प्रकाश की किरणें तेज होती चली जाती है दिन में, है ना, सवेरे से लेकर धीरे धीरे तेज होती चली जाती है, अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो वैसे वैसे पौधे की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ती चली जाती है, अर्थात वो कार्बोहाइड्रेट बनने की जो परिमाण है धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब वातावरण में, क्योंकि अलग अलग मौसम में प्रकाश का, हमारे वातावरण का जो तापक्रम है वो अलग अलग होते हैं, प्रकाश किरणों की तीव्रता अलग अलग होती है। मई जून के तपती धूप में आप जब वायुमंडल का तापक्रम 46, 48, 50 डिग्री पहुंच जाता है, उस समय सूर्य प्रकाश की किरणें बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है। उस किरण को इंसान उस धूप में बाहर निकले तो सहन नहीं कर सकते, है ना। तो उस किरण को, उसको हम कहते हैं तीव्र प्रकाश की किरणें। तीव्र प्रकाश की किरणें जब पौधे की पत्ती पर पड़ती है तब उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है ना। तो वो उसका मुख्य कारण है तीव्र प्रकाश की किरण। तो ये अचानक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रोक जाना, इसको हम कहते हैं सोलेराइजेशन। सोलेराइजेशन, ठीक है। सूर्य चलिए इसके बाद हम देखें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको मालूम हो गया है कि पत्ती की सतह में या पत्ती में होती है। ठीक है, पत्ती की 2 सतह होती है, एक ऊपरी सतह, दूसरी निचली सतह। कैसे पहचानेंगे कि पत्ती का ऊपरी सतह कौन सा है, पत्ती का निचली सतह कौन सा है? पत्ती को यदि हम छुए तो यदि आपको
जिस सतह पर आप उंगली रखेंगे वो सतह यदि आपको चिकनाहट महसूस होगा, चिकनाहट लगेगी, तो वो पत्ती का ऊपरी सतह होता है। निचली सतह पर छूने से हल्का सा हमको खुरदुरापन एहसास होगा, वो पत्ती का कौन सा सतह होगा? निचली सतह। ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पत्ती को आपको छूना नहीं है, बगैर छुए आपको बताना है कि पत्ती की ऊपरी सतह कौन सी है और पत्ती की निचली सतह कौन सी है, तो केवल दूर से आंखों से देख करके आप बता सकते हैं पत्ती की ऊपरी सतह जो होगी ये गाढ़े हरे रंग का होगा और निचली सतह जो होगी ये हल्के हरे रंग के होंगे। ठीक है। तो बगैर छुए हम पत्ती को देख करके बता सकते हैं पत्ती का ऊपरी सतह कौन सा है, पत्ती की निचली सतह कौन सी है। अक्सर निचली सतह में एस्टोमेटा नामक छिद्र होते हैं, जिससे इस छिद्र से वायुमंडल से हरे पौधे की पत्तियां गैसों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती के कोशिकाओं के अंदर लेने का कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गैसों का विनिमय क्रिया ये स्टोमेटा नामक छिद्र के माध्यम से होता है। स्टोमेटा जो छिद्र है ये केवल दिन ही में खुलता है, रात को नहीं खुलता। अर्थात गैसों का आदान प्रदान जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब तक चलती रहती है तब तक दिन के समय ये छिद्र खुले रहते हैं, रात में क्या होते हैं? ये बंद हो जाते हैं। अब हम ये देखें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको ये पता हो गया पत्ती में होता है, लेकिन पत्ती के किस भाग में होते हैं इसको हमें देखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझने के लिए पत्ती की यदि हम आंतरिक रचना को हम देखें तो इसमें एक श्रृंखला युक्त कोशिकाओं का समूह होते हैं, इनको हम कहते हैं उत्तक, और इस उत्तक का नाम है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। और इसके ऊपर एक रासायनिक पदार्थ का आवरण होता है। इस आवरण को कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल। ठीक है। ये जो संरचना होती है स्थलीय पौधे में होते हैं, लेकिन जलीय पौधे में ये क्यूटिकल के ऊपर एक तेलीय पदार्थ का आवरण होते हैं। तेलीय पदार्थ का आवरण होता है। इसलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि स्थलीय पौधे के पत्तियां या शाखाओं को यदि पानी के अंदर डुबो दें, जैसे बरसात के समय खेती जो करते हैं, हल जोतते हैं और हरे पौधे की पत्तियां घास वास जो है कीचड़ के अंदर दब जाता है, 2-3 दिन के बाद उसमें से सड़न जैसे गंदगी या गंध निकलने लगता है। अर्थात स्थलीय पौधों को जल में रखने से वो सड़ जाता है, लेकिन जलीय पौधे जल में रहकर नहीं सड़ता। इसके पीछे कारण ये है कि पत्ती की जो आंतरिक रचना में क्यूटिकल के बाहर एक तेलीय पदार्थ होते हैं। तेलीय पदार्थ होने से जल इसके अंदर क्या नहीं कर सकते? प्रवेश नहीं कर सकते। इसके नीचे बाह्य त्वचा के नीचे इस प्रकार से लंबे रचना युक्त उत्तक होते हैं। इन उत्तक को कहा जाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे इस प्रकार गोल जैसी आकार के उत्तक की एक समूह होती है। इसको कहा जाता है स्पॉन्जी
पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पत्ती की ये जो दो उत्तक है, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि पहले की जो कोशिकाएं हैं बहुत पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान नहीं होता, जबकि नीचे जो गोल आकार की उत्तक है, कोशिकाएं हैं, इनमें आप देखेंगे कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच इस प्रकार से रचना होती है, इसको हम कहते हैं हरित लवक, हरित लवक, या इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पत्ती की ये जो उत्तक है, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्ज पेरेन्काइमा, इसी में हरित लवक की उपस्थिति के कारण इन दो उत्तकों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ना तो एपिडर्मिस में होता है। और आगे चलकर जब हम उत्तक को और देखते हैं, ये उत्तक, इसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। इसके बाद संवहन उत्तक होते हैं, इसको फ्लोएम, और ये जो रचना है इसको जाइलम। ये संवहन उत्तक होते हैं। इन उत्तकों में आप देखिए किसी भी कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। तो जिन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होगा वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की रचना को यदि हम देखें तो जैसे 1 रुपए के सिक्के को एक के ऊपर एक यदि हम रख दें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक स्तंभ का निर्माण होते हैं, और इन स्तंभ को जोड़ने वाले जो संयोजक होते हैं, है ना, इन स्तंभ को कहा जाता है ग्रेनम, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ग्रेनम को जोड़ने वाले जो रचना होती है, इन रचना को कहा जाता है स्ट्रोमा। ग्रेनम और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के अंदर असंख्य परिमाण में होते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें एक तरल पदार्थ होती है, इनको कहा जाता है मैट्रिक्स। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित जो ग्रेनम है और स्ट्रोमा, इन दो जगह में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हमने शुरू में देख लिया कि एक लाइन में, एक लकीर में, कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ जमीन के अंदर से क्या होते हैं, भूमिगत जल को पौधे अवशोषित करके पत्ती को कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो पहुंचाने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण, और दूसरा स्टोमेटा छिद्र से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती की कोशिकाओं में पहुंचती है।